नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका ऑनलाइन क्लास स्टडी पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल हमने सामाजिक विषय में जो हमारा स्वर्णिम भारत चल रहा था उसमें मौर्य वंश की बात कर ली थी। अब हम आगे चलते हैं मौर्य वंश से। तो देखो, कल हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था कि जिस मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी उसका अंतिम शासक था वृहद्रथ। क्या था? वृहद्रथ उसका अंतिम शासक था। तो अंतिम मौर्य जो शासक था वो वृहद्रथ था। उसका एक ब्राह्मण मंत्री था, जिसका नाम था पुष्यमित्र सूंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र सूंग। इस देखो, होता है क्या कि जो वृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट, वो विलासी जीवन जीने वाला था। उसकी प्रजा है वो अनेक कष्टों के कारण दुखी थी। तो उसका जो ब्राह्मण सेनापति जो था पुष्यमित्र सूंग है, वो उस समय का एक, ये मान लो कि महान व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति था। अतः सभी प्रजा वृहद्रथ से ज्यादा विश्वास है वो पुष्यमित्र सूंग में करती थी। तो पुष्यमित्र सूंग ने देखो क्या किया कि 185 ईसा पूर्व 185 ईसा पूर्व है वो अंतिम जो राजा वृहद्रथ था उसको उसके शासन से या सिंहासन से उतार देता है और एक नवीन राजवंश की स्थापना करता है जो कहलाता है सूंग वंश। क्या कहलाता है? सूंग वंश। तो देखो, सूंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र सूंग था, जो क्या करता है कि अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ को 185 ईसा पूर्व उसके सिंहासन से उतार करके स्वयं शासक बन जाता है और एक नवीन राजवंश की स्थापना सूंग वंश की स्थापना करता है। सूंग वंश की स्थापना करने के बाद में जो पुष्यमित्र सूंग है वो विजय अभियान चलाता है, बहुत सारे क्षेत्रों को विजित करता है और इसके काल की एक महत्वपूर्ण घटना है वो है अश्वमेध यज्ञ। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। कि सूंग है उस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो पुष्यमित्र सूंग था, जो सूंग वंश का संस्थापक था, वो अपने राज्य काल में 2 अश्वमेध यज्ञ करता है। कितने अश्वमेध यज्ञ करता है? 2 अश्वमेध यज्ञ करता है। और इन अश्वमेध यज्ञों से यह प्रतीत होता है कि उस काल में पुष्यमित्र जो सूंग था वो एक शक्तिशाली शासक था। और इस जो अश्वमेध यज्ञ है उसके जो आचार्य थे वो पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो संस्कृत व्याकरणाचार्य है, यानी संस्कृत के व्याकरण के रचनाकार है पतंजलि, और इनकी रचना है महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य इनकी रचना है। ये इन्हें महाभाष्यकार भी कहा जाता है। और तो आपको ये पता चल गया होगा कि पतंजलि किनके समकालीन थे? पुष्यमित्र सूंग के समकालीन थे। आगे देखो, पुष्यमित्र जो सूंग है उसके जो अन्य उत्तराधिकारी हुए, जो अन्य राजा हुए, उनमें अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति, ये अन्य सूंग वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं। यानी कि पुष्यमित्र सूंग के बाद में जो उसके उत्तराधिकारी आए उनमें अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति का हमें वर्णन मिलता है। और देवभूति है वो सूंग वंश का अंतिम शासक था। जो देवभूति है उसका अमात्य यानी मंत्री, प्रमुख एक मंत्री होता है वासुदेव, वो देवभूति को उसके उत्तराधिकार से वंचित कर देता है, यानी उसके सिंहासन से उसको उतार देता है और स्वयं शासक बन जाता है। तो देखो, हमने बात की वृहद्रथ की। वृहद्रथ कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था। उसका ब्राह्मण सेनापति कौन था? पुष्यमित्र सूंग था। और पुष्यमित्र सूंग है वो वृहद्रथ के कारण और जनता के कष्टों को दूर करने के लिए 185 ईसा पूर्व वृहद्रथ को सिंहासन से उतार देता है और एक नवीन राजवंश की स्थापना करता है, सूंग वंश की स्थापना करता है और स्वयं अपने आप को राजा घोषित करता है।
पुष्य मित्र शुंग है, उसके काल की प्रमुख घटना है कि वह विजय अभियान चलाता है और विजय अभियान के बाद में 2 अश्वमेध यज्ञ करता है और उन अश्वमेध यज्ञों को जो आचार्य होते हैं वो पतंजलि थे, जिनकी रचना महाभाष्य, इन्हें महाभाष्यकार भी कहते हैं। तो हमें पूछ लिया जाए कि भाई पतंजलि किसके समकालीन थे, तो पुष्य मित्र शुंग के समकालीन के। और फिर बात करें कि पुष्य मित्र जो शुंग है उसके बाद में शुंग वंश के अंतिम जो शासक आए उनमें अग्निमित्र है, ज्येष्ठ मित्र है, भद्रक है, भागवत है, देवभूति है, ये आदि आते हैं। और अंतिम शासक देवभूति था, उसका अमात्य वासुदेव उसे उसके सिंहासन से उतार देता है। ये बात थी हमारी शुंग वंश की। हमारे पाठ्य पुस्तक में शुंग वंश के बारे में कुछ राजनीति भी है, तो आप उसका विस्तार से देख लें। अब हम बात करते हैं गुप्त वंश की। किसकी बात करते हैं? गुप्त वंश की बात करते हैं। देखो, गुप्त वंश जब अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था उस समय उत्तर भारत में एक सत्ता स्थापित थी जो थी कुषाणों की। किनकी थी? कुषाणों की। और वो कुषाणों की सत्ता धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। गुप्त वंश, देखो जब गुप्त वंश की स्थापना का काल था, गुप्त वंश शासकों से पहले सामंत थे। उनके काल में क्या था कि उत्तर भारत में कुषाण शासक थे। कौन शासक थे? कुषाण शासक थे। इन कुषाण शासकों की शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगी थी, तो गुप्त वंश को अपनी शक्ति स्थापित करने का अवसर मिलने लगा था। इसी कालक्रम में एक शासक आया, श्रीगुप्त। क्या नाम है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष आदि नामों से जाना जाता है। और ये जो है वो 275 ईसा, जो 275 ईसा है उसमें गुप्त वंश की स्थापना करता है। किस वंश की स्थापना करता है? गुप्त वंश की स्थापना करता है। कब करता है? 275 ईस्वी में। किस वंश की? गुप्त वंश की। कौन करता है? श्रीगुप्त करता है। और ये वंश है वो 500 लगभग 530 ईसा तक ये चलता है, यानी गुप्त वंश का कार्यकाल रहता है। तो देखो, श्रीगुप्त के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की और गुप्त वंश की स्थापना से पूर्व उत्तर भारत में कुषाणों का शासन था। और श्रीगुप्त को गुप्त वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष और संस्थापक के रूप में जाना जाता है। देखो, श्रीगुप्त का पुत्र शासक बनता है घटोत्कच, जिसका वर्णन हमें रामायण महाभारत में भी मिलता है। क्या नाम है? घटोत्कच। और इस घटोत्कच का जो वर्णन है वो हमें किसमें मिलता है? महाभारत में मिलता है। ये घटोत्कच कौन था? श्रीगुप्त का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। देखो, घटोत्कच के बारे में एक जानकारी मिलती है कि घटोत्कच की जो पदवी है वो हमें मिलती है महाराज। क्या मिलती है? महाराज। यानी कि इससे तात्पर्य होता है कि अभी गुप्त वंश है वह अपनी शक्ति का विकास कर रहा था, यानी घटोत्कच अपने आप को महाराज की पदवी देता है, यानी एक राजा की पदवी देता है। और इसके बाद में घटोत्कच का जो पुत्र है वो शासक बनता है, जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त जो प्रथम है, देखो नाम ही प्रथम है, और ये प्रथम प्रारंभिक शासकों में सबसे प्रतापी शासक था। क्या था? सबसे प्रतापी शासक था। हम चंद्रगुप्त की भी बात करेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम की भी बात करेंगे। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली और एक महानतम जो शासक था वो था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। तो देखो, श्रीगुप्त और घटोत्कच के विषय में ज्यादा हमें जानकारी नहीं मिलती। ये मिलती है भाई श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण शासक आया घटोत्कच, जिसने अपने आप को महाराज की पदवी से सम्मानित किया। उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम आता है। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम है, उसका जो काल था वो था 320 ईस्वी से 335 ईस्वी। कब से कब तक?
320 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम का काल था। चंद्रगुप्त प्रथम है वो गुप्त वंश का प्रारंभिक प्रतापी शासक था, प्रारंभिक प्रतापी शासक था। इसमें देखो एक लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। किससे विवाह किया? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। और इसने अपने आप को या अपने आप को जिस पदवी से सम्मानित किया या जिस पद से सम्मानित किया या जिस पदवी का वर्णन मिलता है इसके बारे में वो है महाराजा धीराज। क्या नाम है? महाराजा धीराज। और अगर हम इसके बारे में ये भी कहें कि भाई ये प्रारंभिक शासकों में महत्वपूर्ण शासक था, तो इसने विजय अभियान भी चलाए, यानी कि इन्हें विजय अभियानों के द्वारा प्रारंभिक गुप्त वंश का साम्राज्य विस्तार किया। देखो प्रारंभिक अगर गुप्त वंश की बात की जाए तो कई की किताबों में ये भी लिखा हुआ था कि वास्तविक शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। क्यों? क्योंकि जिस गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, घटोत्कच ने उसे बढ़ाया और उसकी जो उन्नति है विजय अभियानों के द्वारा जो साम्राज्य विस्तार है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया, प्रारंभिक विस्तार। ठीक है। और ये चंद्रगुप्त प्रथम किसका पुत्र था? घटोत्कच का पुत्र था। किसका था? घटोत्कच का पुत्र। और इन सब के बारे में हमें जो विवरण मिलता है वो मिलता है हमें पर्याग प्रशस्ति से। किसे मिलता है? पर्याग प्रशस्ति, जो हरिसेन की रचना है। और हरिसेन है वो समुद्रगुप्त के काल का एक महानतम विद्वान था। पर्याग प्रशस्ति, ये जो पर्याग प्रशस्ति है इसकी रचना थी हरिसेन की। इस हरिसेन की जो पर्याग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त अपने आप को श्रीगुप्त का परपौत्र बताता है। क्या बताता है? परपौत्र बताता है। तो देखो श्रीगुप्त का बेटा क्या होगा? घटोत्कच, और घटोत्कच का बेटा चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये परपोता हुआ कि नहीं हुआ? बस यही बात है। तो चंद्रगुप्त क्या था? श्रीगुप्त का पोता था, पुत्र था, और घटोत्कच का पुत्र है। तो आपको ध्यान रख लेना है कि भाई चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में कौन कौन सी जानकारी ध्यान रखनी है। कि चंद्रगुप्त के बारे में यह ध्यान रखना है कि भाई जो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था उसका पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। 320 ईस्वी में शासक बनता है, 335 ईस्वी तक शासन करता है। गुप्त वंश का प्रारंभिक प्रतापी शासक था। लिच्छवी राजकुमारी जो कुमार देवी है उससे विवाह किया और विजय अभियानों के द्वारा जो प्रारंभिक गुप्त वंश है उसका साम्राज्य विस्तार किया और अपने आप को महाराजा धीराज की पदवी से सम्मानित किया। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो पर्याग प्रशस्ति, हरिसेन की जो प्रशस्ति है उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। यहाँ तक आप एक बार लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। देखो तो देखो यहाँ तक हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। देखो कि समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का।
चंद्रगुप्त प्रथम किसका पुत्र था? घटोत्कच का था। और घटोत्कच का जो पुत्र है चंद्रगुप्त प्रथम, उसी का पुत्र था समुद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? उसका पिता था। चलो, अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त शासक बना और उसका जो शासन का काल रहा वो था 335 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी। क्या था? 335 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी तक समुद्रगुप्त है, उसने शासन किया। और समुद्रगुप्त एक महान शासकों में से था। उसने विशाल विजय अभियान चलाए। क्या चलाए? विशाल विजय अभियान। साथ साथ में ये एक साम्राज्य विस्तारक तो था ही, साथ साथ में ये कवियों का आश्रयदाता भी था, इसलिए इसे कवि बांधव कहा जाता था। कविराज और कवि बांधव कहा जाता था। क्या नाम इसके मिलते हैं? इसके नाम मिलते हैं कविराज और कवि बांधव। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात और कि ये विद्वानों का आश्रयदाता था। इसी के दरबार में एक महत्वपूर्ण विद्वान था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रसिद्धि की रचना की। किसकी रचना की? प्रयाग प्रसिद्धि की रचना की। ध्यान रहे, इस प्रयाग प्रसिद्धि को इलाहाबाद प्रसिद्धि भी कहते हैं। क्या नाम मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति। एक ही बात है, चाहे प्रयाग प्रसिद्धि बोल दो चाहे इलाहाबाद प्रशस्ति बोल दो। किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की रचना है। और इस प्रसिद्धि से जो समुद्रगुप्त है उसकी काल की हमें जानकारी प्राप्त होती है। देखो, साथ ही समुद्रगुप्त ऐसा महान विद्वान था जिसने विजय अभियान के लिए केवल थल सेना ही नहीं, जल सेना का भी गठन किया। यानी किस सेना का? जल सेना का या नौसेना। नौसेना। समुद्रगुप्त के पास में देखो, जैसा कि नाम ही समुद्रगुप्त है, तो समुद्र में लड़ने वाली शक्ति उसके पास थी। यानी उसके पास बड़े नौसेना के बेड़े थे, जहाज थे बड़े बड़े, जिनके माध्यम से वह अन्य क्षेत्रों पर अधिकार किया करता था। और उसके काल में भारतीय व्यापार भी अपने उत्कृष्ट पर था। यानी व्यापार जो कार्य है वो भी महत्वपूर्ण था। यानी व्यापारिक जो कार्य है वो समुद्री मार्गों से होने लगा था। नौसेना और जल सेना इसके काल में थी। और इसके काल में ये मान लो कि इसकी प्रजा इतनी सुखी और समृद्ध थी कि जिसका हमें पता चलता है कि अधिकतर जो विद्वान है वो समुद्रगुप्त काल में हुए और उनकी रचनाएं भी समुद्रगुप्त की मिलती है। तो इनके विषय में आप एक बार देख लेंगे, उसके बाद में आगे बात करते हैं। देखो आगे देखो, और समुद्रगुप्त के काल में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ के बाद जो समुद्रगुप्त की जो मुद्राएं हैं उन पर अश्वमेध यज्ञ पराक्रम या अश्वमेध पराक्रम भी लिखा हुआ है। अश्वमेध पराक्रम और एक प्रकार की मुद्रा मिलती है जिस पर लिखा हुआ है, जिसके ऊपर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए, यानी कि समुद्रगुप्त न कि सैनिक अभियानों में, कवियों के आश्रय के रूप में, बल्कि स्वयं ललित कलाओं में भी निपुण था। यानी वो वीणा बजाने में भी निपुण था। तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए अश्वमेध पराक्रम के रूप में, घोड़े पे अस्वार के रूप में भी दिखाया जाता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में ये हो गया कि समुद्रगुप्त गुप्त काल का एक सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण या महानतम प्रतापी शासक था। महान प्रतापी शासक था। इसने दिग्विजय और एकीकरण की नीति अपनाई। इसने क्या किया कि इसने विशाल क्षेत्रों को विजित करके अपने क्षेत्रों में मिलाया और संपूर्ण भारत का एकीकरण किया। यानी एकीकृत नीति को अपनाया और दिग्विजय की नीति के अनुसार इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये समुद्रगुप्त की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। अब समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, जिसके विषय में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली इंफॉर्मेशन मिलती रहे।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको अभी अति आवश्यकता है इसकी, क्योंकि आपके कक्षा 10 के एग्जाम भी 8-9 मई से होने वाले हैं। तो एक बार इन्हें देख करके रिवीजन कर लें। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। शो करो और कहीं